वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमने शुरू किया था ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 7 का एक कोर्स है ऑपरेशन रिसर्च, जिसके हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो वो सीखते हैं आज की इस वीडियो में। अगर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसे कहते हैं LPP, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मैक्सिमाइज, यानी कि किसी भी, अब ये जो हमारे पास जी यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज भी करते हैं और मिनिमाइज भी करते हैं, ठीक है। तो इसका एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, और इसी जो है ना, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। सिंपलेक्स मेथड हो गया, उसके बाद ये ग्राफिकल मेथड अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसके बाद इसके आने वाले बहुत सारे मेथड है, ठीक है, जो कि आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफिकल मेथड को सीखते हैं। तो ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, जिसे हम उर्दू में पाबंदियाँ भी कहते हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है, और एक्स और वाई जो हमारे x1 और x2, ठीक है, वाई भी आ सकता है, लेकिन इधर हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, वो x2 है, और दोनों हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। तो थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंस देख लें, इधर मैंने नोट लिखे हुए हैं कि इनक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है ना, हमेशा हाफ प्लेन में होता है, ठीक है। एक ये बात आपने नोटिस रखनी है। और एक और चीज़, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, एक ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं बोलूँ कि नॉन ज़ीरो किसे कहते हैं, नॉन नेगेटिव कौन सा होता है, नॉन नेगेटिव मीन्स ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ठीक है, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये एक दो बात इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखनी है। तो आप ये देखिए, हमारे पास ये वो चीज़ मैंने लिखी है, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कौन से, जो नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो, नॉन ज़ीरो, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव कह लो। अगर नॉन पॉजिटिव की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, और नेगेटिव वैल्यूज़ को हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, ठीक है। अब एक और बात याद रख लें, x1 और x2 ये दोनों हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें x भी ग्रेटर होता है, y भी ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। और दूसरे में सिर्फ y ग्रेटर होता है। तीसरे में क्या होता है जी, दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और चौथे में x ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब हम देखो हमारे पास जो इधर कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, उधर हमारे पास अननोन जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, और ये किधर लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें ग्राफिकल मेथड में, तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो किधर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसके दोनों हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आगे इसका सोल्यूशन, तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इधर हम लिखेंगे कि द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो रेस्ट्रिक्ट द सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं वो कहलाते हैं कि सोल्यूशन जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दी हुई थी उनको हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन 1 को जब हम सॉल्व करेंगे, लिखा है जी कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 लिख लिया, x1 + 2 x2 लेस देन और इक्वल टू 16, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, पुट 0 ऑफ 0, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि 0 0 जो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये कंडीशन जो 1 है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि x1 जो हमारे पास वेरिएबल है और x2 वेरिएबल है, इन दोनों को हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 0 पुट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों 0 हो जाएंगे, x1 वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, x2 वाली भी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा 0 लेस देन और इक्वल टू 16, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, वो 0 जो है ना लेस देन होता ही है 16 से, ठीक है। 16 से बड़ा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और इक्वल तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता हमारे पास जो इधर कंस्ट्रेंट्स हैं
उसके मुताबिक हमने नोटिस ये बात जो है ना याद रखने वाली यही है कि आपने ये बस नोटिस करना है कि 0 लेस होता है 16 से। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है, मेथड को सीखने को कहते हैं। ठीक है, मेथड है, इसका काम क्या आपने सीखना है बस इसको। तो आप इतनी बस याद रखें कि 0 जो है ना लेस होता है 16 से। ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखें सोल्यूशन जो लाइज करता है, सोल्यूशन लाइज ऑन द ओरिजिन साइड, यानी कि सोल्यूशन जो है ओरिजिन साइड की तरफ लाई करेगा। ठीक है, एक होता है अबव द रीजन, एक होता है बिलो द रीजन। ठीक है, तो लेकिन ये हमारे पास जो है ना अबव हो सकता है ना बिलो हो सकता है, सिर्फ ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। ठीक है, ओरिजिन के नीचे भी नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से अबव भी नहीं जाएगा। अबव उस वक्त जाएगा जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब 16 लेस हो जाएगा 0 से, उस वक्त। ठीक है, उसके बाद हम एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अभी इधर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये देखिए हमारे 16 को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन से। आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 16 को हमने इधर 1 लेके आना, इज इक्वल टू 1 था हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म में। तो इधर 1 लिया, 16 के साथ डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। इधर जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ओवर में 16 आ गया। इधर ओवर में जब 16 आएगा तो 2 के साथ उसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ओवर 8 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना पहली कंडीशन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह दूसरी कंडीशन को हम लेके चलेंगे, कंडीशन 2 3 है, ये हमारे पास कंडीशन 2 है। 3x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 15, वो लिखी है हमने। उसी तरह पुट 0 ऑफ 0 इन इक्वेशन कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में दोबारा हम 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 15, ये भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो अब जब हम इसको जब ट्रू है तो हम इसको आगे देखेंगे इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लेके। अब ये देखो हमारे पास वो सोल्यूशन लाई करेगा ओरिजिन साइड पे, क्योंकि हमारे पास 0 लेस देन आर इक्वल टू 15 आया था। तो इसमें भी सोल्यूशन जो लाई करेगा ओरिजिन साइड पे। आगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन देखते हैं। 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है कंडीशन 2 की। ठीक है, इसकी अब इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। उसी तरह 15 को डिवाइड कर दिए दूसरी तरफ, तो 3 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, हमारे पास 5 आ गया। x2 ओवर 15 एज इट इज़, और 15 ओवर 15 इधर आएगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन की इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब कंडीशन 3 को लेके चलते हैं। तो 2x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 11, इसमें भी पुट 0 0 इन इक्वेशन 3। तो कंडीशन 3 में हम पुट करेंगे 0 0, तो हमारे पास 0 लेस देन आर इक्वल टू 11 आ जाएगा। ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो इसमें भी सोल्यूशन लाई ऑन द ओरिजिन साइड, जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन साइड की तरफ लाई करेगा। उसके बाद इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी? 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 11। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जस्ट इक्वालिटी को खत्म करके हम इक्वल की फॉर्म में लिख लेते हैं। और अब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो इक्वल टू 1 होता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये जनरल फॉर्म है इंटरसेप्ट बनाने फॉर्म निकालने के लिए। तो हमारे पास 11 को डिवाइड कर दिया सारी क्वेश्चन के साथ, 2 ओवर 11, तो हमें x1 और x2 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए, तो 2 को हम नीचे ले गए। ठीक है, 11 ओवर 2 बन गया इधर, और x2 ओवर 11 से डिवाइड किया था हमने, 11 ओवर 11 1 हो गई। ये थर्ड कंडीशन आ गई, यानी कि थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई कंडीशन 3 की। तो 11 और 5 को 5.5 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी ये लिखी जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई थी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 की, उसमें सबसे पहले जो कंडीशन 1 के हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म आई थी वो हमारे पास जो उसके पॉइंट्स थे वो 16 और 8 था, यानी कि x1 की वैल्यू 16 थी और x2 की वैल्यू हमारे पास 8 थी। ठीक है, तो x1 की वैल्यू जबकि हमारे पास 16 थी तो हमारे पास इधर हमने 16 पे ड्रा कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट हमने तो 16 पे लगाया, और दूसरा हमारे पास x2 की जो वैल्यू थी वो 8 थी, इधर हमने एक पॉइंट 8 पे लगाया, इधर हमने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन 1 हो गई। ठीक है, इस तरह हम लाइन 2 निकालेंगे। लाइन 2 में हमारे पास पहला पॉइंट था 5 और दूसरा था 15, यानी कि x1 5 और x2 15, और ये पहला पॉइंट हमने 5 पे लगाया और दूसरा हमारे पास था 15 पे, ये 15 पे लगाया। इधर एक लाइन ड्रा कर ली, इसे हम बोलते हैं लाइन 2। ठीक है, इसमें तीसरी लाइन जो हमारे पास थी 11 ओवर 2, यानी कि 5.5 थी, और साथ उसके x2 था 11, ये 5.5 पे हमने एक पॉइंट लगाया, और दूसरा हमारे पास है 11, तो 11 हमारे पास बनता है ये इधर 11 10, और ये एक पॉइंट मैंने आगे लगा के 11 लगाया। इसकी जो हमने एक लाइन ड्रा की जिसे हम बोलते हैं लाइन 3। ठीक है, यह मैंने एस्टीमेट अंदाजे से बनाया ग्राफ, आप बाकायदा ग्राफ कॉपी पे बनाएं। ठीक है, नीट करके। तो इसमें आप ये देख सकते हैं हमने तीनों लाइन ड्रा कर ली।
अब हमारा जो सोल्यूशन था वो लाई करता था ऑन द ओरिजिन साइड, ठीक है। ओरिजिन साइड ये हमारे पास, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो जितने भी पॉइंट्स है वो ओरिजिन से ये सारे इसी में लाई करेंगे, ठीक है। उसमें जो हमारे पास इसमें जितने भी हमारे पास जो है ना पॉइंट्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, बेशुमार पॉइंट्स हैं, वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे, लेकिन इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट इसके कौन कौन से हैं, एक हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास इधर ए आ जाता है, इसको हमने बी कह दिया, ये पॉइंट नहीं है लेकिन इसको हम निकालेंगे, ठीक है। इसके वैल्यूज नहीं मालूम हमें, वो फाइंड करेंगे। एक पॉइंट बी बन गया, उसके बाद एक ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, इसे हम सी बोल दिया, ठीक है। और एक ये डी, हम हमारे पास जो वैल्यू है वो ए 0 की, ओरिजिन की वैल्यू 0 0 में पता होती है, ठीक है। ए की वैल्यू पता है हमारे पास 5 0, ठीक है। बी की वैल्यू नहीं मालूम, सी की भी नहीं मालूम, और डी की वैल्यू भी मालूम है 0 और 8। अब बी और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे और गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फॉर पॉइंट बी के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो उधर इंटरसेप्ट वन बन रही थी, जो जिस पॉइंट पे हमारे पास बी था उधर हमारे पास लाइन 2 और लाइन 3 मीट कर रही थी और हमारे पास पॉइंट बी बना था, ठीक है। वो आप चेक करें दोबारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड L3, इन दोनों पे जो इंटरसेप्शन बन रही थी वो हमारे पास दोनों इक्वेशन ली है, L2 की भी इक्वेशन ली और L3 की इक्वेशन ली हमने, ठीक है। उसको हमने 15 को इधर ले गए तो -15 का हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15 प्लस क्या तो जाकर -15, 11 प्लस क्या इधर आके -11 हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इधर से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x1 एज इट इज़, ये आपने मेथड सीखा होगा, ठीक है। x1 की अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर हमने हाथ रख लेना है, और x2 वो कैफिशेंट और कांस्टेंट जो हमारे पास इन दोनों को हमने लिख लेना है। x2 का कैफिशेंट 1 है, इधर भी 1 है, वो एज इट इज़ आ गए, और -15 और -11 हमारे पास साथ आ गए डिटर्मिनेंट के साथ, इज इक्वल टू x2 को हमने लिया 3 और 2 यानी कि x1 के कॉफिशेंट और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ गए, ठीक है। अब मैंने कांस्टेंट को पहले लिख लिया क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं यानी कि इधर y हो, y की वैल्यू फाइंड करते हैं इधर साथ माइनस आता है, तो माइनस को इग्नोर करने के लिए मैंने क्या किया कि -15 और -11 को पहले लिख लिया और x1 के कॉफिशेंट को बाद में लिख लिया ताकि मुझे माइनस को इग्नोर करना पड़े, ठीक है। इसी तरह हमने कांस्टेंट लिख लिया 1 एज इट इज़। अब इस पे हाथ आप रख लें कांस्टेंट के ऊपर, और x1 और x2 के कॉफिशेंट को एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकायदा आपने इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया -11 + 15, x2 ऊपर आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -30 + 33 आ गया, इधर आ गया 1/3 - 2। इसको सॉल्व करने के बाद x1/4, x2/3, 1/1, इधर से आप x1 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड की, तो ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया, ठीक है। इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताई है ना पहले, तो इंटरसेप्शन हमारे पास L2 और L3 के निकाल ले तो हमारे पास पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट सी के लिए आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन L1 और L3, यानी कि L1 और L3 लाइन जहाँ पर मीट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास सी बन रहा है, ठीक है। उस सी के लिए हम इंटरसेप्शन अब फाइंड करेंगे, तो L1 और L3 की हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने ले ली है, x1 + 2x2 = 16, 2x1 + x2 = 11। अब इन दोनों में से x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड, ये दो इक्वेशन बनी थी जिसमें से हमने 16 दूसरी तरफ था, इस तरफ लिया -16 हो गया, 11 को इस तरफ लिया -11 हो गया। सिमिलरली इधर भी हम वही काम करेंगे, x1 के ऊपर हाथ रख लें और x2 के कॉफिशेंट और ये कांस्टेंट टर्म्स को एज इट इज़ हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, फिर x2 के कॉफिशेंट को हमने नहीं कुछ भी कहा, एज इट इज़ x2 आ गया, और x1 के कॉफिशेंट और कांस्टेंट जब हमने इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। इधर भी वही काम किया कि माइनस आना था, माइनस को इग्नोर करके हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स को पहले लिख लिया और जो है ना x1 के कॉफिशेंट को बाद में लिख लिया। अगर माइनस इधर लगाना है आपने तो जो x1 के जो कॉफिशेंट उनको आप पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 को इधर ले आए, 2 को भी इधर ले आए, ठीक है। इसी तरह 1 एज इट इज़ लिखा और कांस्टेंट के ऊपर हाथ रखा, x1 और x2 के कॉफिशेंट का एज इट इज़ आपने लिख लिया। इधर से आप अपने वैल्यूज को हल करके मजीद x1 और x2 की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो -22 + 16 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 11 1 जा 11, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए साथ दरमियान में माइनस आता है, तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है। तो अब इसको सॉल्व किया तो 1 - 4 आ गया, मजीद सॉल्व करने के बाद x1/-6, x2/-21, 1/-3, इधर से x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें हमारे पास जो है ना हमारे पास x1 और -6 = 1/-3, इन दोनों को कंपेयर करें, फिर x2 को लेके इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। -6 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 3 को मल्टीप्लाई किए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो x1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है और x2 की वैल्यू 7 आ जाती है और ये हमारे पास पॉइंट C मिल गया। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ओ ए बी सी डी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन इज अ सोल्यूशन, यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे उस रीजन में वो सोल्यूशन कहलाएंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हैं, बट लेकिन जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ऑब्टेन करेगा कॉर्नर पॉइंट पे। ठीक है, जो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है जो जस्ट ऑब्टेन करेगा किसी कॉर्नर पॉइंट पे। जो कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ओ ए बी सी और डी, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। ओ की वैल्यू मालूम थी, ए की वैल्यू पता थी हमें और डी की वैल्यू मालूम थी। बी और सी की नहीं हमें मालूम थी, उसको हमने फाइंड कर ली इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। तो हमारे पास ये बी और ये सी हमारे पास 2 7 अभी हमने फाइंड की है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, फिजिबल रीजन आ गया। अब जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बल्कि इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में और बताएंगे हम डैट। आप जानते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हमारे पास ये था कि z इज इक्वल टू 500x1 प्लस 300x2, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इसमें वैल्यू कॉर्नर पॉइंट जो थे हमारे पास वो पुट करते जाएंगे। ठीक है, पहले 0 को पुट किया यानी कि कॉर्नर पॉइंट 0 0 यानी कि ओरिजिन को पुट किया, x1 की जगह पे भी 0, x2 की जगह पे भी 0 लिखा, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो 0 आ गया। ठीक है, जब ए पॉइंट को पुट किया तो x1 5 था, x2 0 था, वो पुट किया तो हमारे पास 2500 आ गया। ठीक है, और जब बी पॉइंट को पुट किया तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 500 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 300 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2900 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कौन सी जो कॉर्नर पॉइंट्स थे आपके पास, अब सी को पुट किया तो सी वाला कॉर्नर पॉइंट था हमारे पास 2 7, x1 की जगह पे 2 पुट किया, y x2 की जगह पे पुट किया हमने 7, हमारे पास 3100 आ गया। फिर डी पे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट था 0 8, तो x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 8 पुट किया, हमारे पास 2400 आ गया। तो हमने देखना है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करना था तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे हम, तो z मैक्सिमम किधर होगा, जो हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, तो 3100 हमारे पास जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एट पॉइंट सी पे, तो z मैक्सिमम हमारे पास कितना हो गया 3100। और किन पॉइंट्स की वजह से हमारे पास ये आया, वो पॉइंट्स हमारे पास ये थे x1 2 और x2 हमारे पास 7 था, ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास c जो कॉर्नर पॉइंट था वो 2 7 था, तो 2 7 पुट करने के बाद हमारे पास ये 3100 आया। तो यही आपके पास सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, तो घबराना नहीं है। तो अगर क्वेश्चन की आपको समझ आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, मिस हो रहा है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ग्राफिकल मैथ